तो ये कहानी है दो खतरनाक असैसियन दोस्तों की जिनका काम है पैसा लेकर लोगों को टपकाना। और अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है और इसी बीच हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के कहने पर अपने डैड को ढूंढ रही होती है। पर अजीब बात तो ये है कि इस बच्ची ने आज तक अपने डैड को नहीं देखा होता। जिसके बाद ये बच्ची उन्हीं दो असैसियन दोस्तों से मिल जाती है और उनसे मिलते ही उनके काम की बैंड बजा देती है। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार इस कहानी में क्या होता है। तो इस कहानी की शुरुआत एक असैसिन से होती है जो कि अपने टारगेट का पीछा कर रहा होता है, जिसकी सेफ्टी के लिए दो कार्स उसके पीछे चल रही होती हैं। लेकिन तभी असैसिन अपनी स्पीड से उन्हें ओवरटेक कर लेता है और तभी उसकी पीठ से एक बैग नीचे गिर जाता है और इस बैग के अंदर से काफी सारे नुकीले कांटे निकलते हैं, जिससे ये कार पलट जाती है। और इसके बाद वो दूसरी कार में बैठे हुए बॉडीगार्ड्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे उनका टायर पंचर हो जाता है। और जैसे तैसे करके असैसिन अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, पर तभी उसका बॉडीगार्ड उसके मुंह पर एक गोली चलाता है, पर असैसिन बच जाता है। जिसके बाद वो एक ब्रिज के ऊपर से जंप लेता है और अचानक से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर बॉडीगार्ड ड्राइवर से कहता है इस बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। लेकिन ड्राइवर उल्टा उसी को गोली मार देता है क्योंकि ये बंदा भी उसी के साथ मिला हुआ होता है। जिसके बाद ये दोनों अपने टारगेट को वेयर हाउस लेकर चले जाते हैं और वो बंदा ये बोलता है कि मेरे साथी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनने के बाद उन दोनों में से एक बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली से उड़ा देता है। और अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद ये दोनों अपने बड़े से अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है काजुकी जो कि घर के सारे काम करता है, जबकि रे पूरा टाइम वीडियो गेम्स खेलने में लगा रहता है। और असैसिन का काम करते हुए काजुकी मास्टरमाइंड होता है जो कि सारा कुछ प्लान करता है। और रे का काम होता है इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना, यानी कि मारने का काम करना। और इसके बाद काजुकी एक बंदे से मिलने के लिए कैफे में जाता है जिसका नाम होता है कोतारो, और वो ये कहता है कि तुमने मिशन काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद काजुकी को अपना एक नया मिशन मिलता है और पुराने मिशन के पैसे मिलते हैं। जिसके बाद काजुकी उसमें से आधे पैसे निकाल लेता है और ये कहता है कि आधे पैसे उसी को भेज देना जिसको तुम हमेशा से भेजते हो। और जब काजुकी घर जा रहा होता है तो उसे दो सुंदर लड़कियां घेर लेती हैं और उसे बार के अंदर लेके चली जाती हैं, यानी कि अब काजुकी का कटने वाला है। और जैसे वो बार के अंदर जाता है तो यहाँ पर वो जुए में सारे पैसे हार जाता है, यहाँ तक कि अपनी शर्ट भी। और वापस आते हुए उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। और इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी एक केक बना रहा होता है और रे अपने अगले मिशन के लिए वेपन तैयार कर रहा होता है। और इन दोनों का अगला टारगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला एक बंदा है जो कि शाम को पार्टी में आने वाला है, जिसके लिए दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों केक डिलीवरी करने का बहाना बनाएंगे और पार्टी के अंदर घुस जाएंगे। जिसके बाद काजुकी और रे अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं और फिर हम एक 4 साल की छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि ट्रेन से बाहर आकर पूरे शहर के अंदर अपने पापा को ढूंढ रही होती है। और ये बच्ची इधर उधर जाकर सभी से ये पूछती है क्या तुमने मेरे पापा को देखा है, पर किसी ने भी उसके पापा को नहीं देखा होता। और इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। और इसके बाद मैरी एक होटल के अंदर जाने की कोशिश करती है इस उम्मीद से कि शायद उसके पापा अंदर होंगे। और इसी टाइम काजुकी भी सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन लेता है और अपना काम करने के लिए होटल के अंदर घुसता है और वो केक डिलीवरी का नाटक करता है और गार्ड्स को चकमा देने के बाद आराम से एलिवेटर के अंदर घुस जाता है। और तभी हम मैरी को देखते हैं जो कि केक देखकर काजुकी की तरफ भागती है और उसके साथ लिफ्ट में घुस जाती है, जिससे उसका प्लान चौपट हो जाता है। और वो मैरी को देखकर काफी चौंक जाता है जो कि बड़े ही प्यार से उसे देख रही होती है और केक मांगती है। जिसके बाद वो थोड़ा सा केक खाकर ये पूछती है क्या आपने मेरे पापा को देखा? अरे नहीं, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं देखा। और ये बोलते ही लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और मैरी बाहर भाग जाती है, जिससे सामने खड़े हुए दोनों गार्ड्स को उसके ऊपर शक होता है और वो दोनों उसके ऊपर बंदूकें तान देते हैं। पर तभी रे उन दोनों को छल्ली कर देता है और तभी काजुकी मैरी के पीछे भागता है ताकि वो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और रे भी बड़ी आराम से सारे के सारे गार्ड्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी स्नाइपर निकालकर बाकी के बंदों को मार देता है और एक हीरो की तरह दरवाजा तोड़कर हॉल के अंदर एंट्री लेता है। और काजुकी और मैरी भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं, लेकिन मैरी काजुकी के हाथ से निकलकर भाग जाती है। और फिर हम रे को देखते हैं जो कि सीधा अपने टारगेट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी मैरी उसी टारगेट के पास आ जाती है और ये पूछती है क्या तुम मेरे पापा हो? और ये सुनने के बाद वो बंदा मैरी को पकड़ लेता है, उसे बंदी बना लेता है, मतलब वो वाली बंदी नहीं, दूसरा बंदी। जिसके बाद रे ये डिसाइड करता है कि वो टारगेट को मैरी के थ्रू गोली मारेगा, पर काजुकी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अरे तुम ऐसा मत करना, इससे उस बच्ची की जान भी जा सकती है। जिसके बाद काजुकी मैरी को बचाने के लिए आगे जाता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। और वो एक ट्रे को लेकर आगे भाग रहा होता है और वो भागते भागते अपनी दाढ़ी और टोपी हटा देता है और ये बोलता है अरे मैरी, मैं तुम्हारा डैड हूँ, अरे जल्दी से मेरे पास आओ। और ये सुनने के बाद मैरी उसकी गोद में कूद जाती है और सही मौका देखकर रे अपने टारगेट को गोली से उड़ा देता है। और इसके बाद रे विंडो के ऊपर गोलियां चलाता है, जिसके बाद ये सारे यहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये मिशन कंप्लीट होने के बाद काजुकी और रे मैरी को लेकर अपने साथ अपने घर आ जाते हैं और काजुकी काफी खुश होता है क्योंकि मैरी आराम से सो रही होती है और ये बच्ची
बच्ची सोती हुई काफी क्यूट लगती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मैरी काजुकी के रूम का दरवाजा पीट रही होती है क्योंकि उसे बहुत जल्दी वॉशरूम यूज करना है। और जैसे ही काजुकी बाहर आता है मैरी कहती है कि पापा मुझे सुसु जाना है। जिसके बाद काजुकी उसे लेकर नीचे की तरफ भागता है पर टॉयलेट सीट उसके लिए काफी ज्यादा ऊंची होती है। अरे पापा मुझे ऊपर उठाओ। और इसके बाद वो सिंक के अंदर हाथ धोने के लिए भी उसे ऊपर उठाने के लिए कहती है। और जब काजुकी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अंडे तोड़ रहा होता है तभी मैरी कहती है अरे पापा मैं भी ये करना चाहती हूँ। पर काजुकी उसे मना कर देता है क्योंकि काउंटर टॉप उसके लिए काफी ज्यादा ऊंचा होता है और मैरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जब काजुकी अपने काम में बिजी होता है वो ये देखता है कि मैरी एक चेयर लेकर आ रही है पर वो चेयर के साथ नीचे गिर जाती है। और ये आवाज रे भी सुन लेता है और वो बाहर आकर पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी काजुकी मैरी को उसके हाथ में थमा देता है और ये कहता है कि एक काम करो इसे डिस्ट्रैक्ट करो। और यहाँ पर मैरी भी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे खेलने के लिए एक नया खिलौना यानी कि रे मिल जाता है। जिसके बाद रे उसे अपना सारा का सारा वीडियो गेम्स का कलेक्शन दिखाता है और मैरी उसका कबाड़ा कर देती है। और जब काजुकी ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है तो ये सारे खाने बैठ जाते हैं और काजुकी मैरी से कहता है पहले प्रे करो तब खाना। और वो रे को भी टोक देता है अरे भाई पहले प्रे कर। और इसके बाद ये सारे प्रे करते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैरी काफी ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि ब्रेकफास्ट एकदम डिलीशियस होता है। और इसके बाद रे और काजुकी उन्हीं पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं जो कि उन्हें मैरी के बैग में से मिली होती है। और ये वही बंदा होता है जिसको रात उन्होंने पार्टी में मारा है, यानी कि कल रात मरने वाला बंदा मैरी का असली डैड था। और उसके बैग में उन्हें एक नोट भी मिलता है जिसके अंदर मैरी की मॉम उसके डैड से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मैरी का ख्याल रखने के लिए कहती है। और अब जब उसके पापा मर चुके हैं तो काजुकी और रे ये डिसाइड करते हैं कि मैरी को दोबारा से उसकी मॉम के पास भेज देंगे। अरे छोटी बच्ची ये बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। पर मैरी को कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ से आई है और कहाँ रहती है। काजुकी पूछता है कि तुम आई कहाँ से हो। अरे मैं काफी दूर से आई हूँ। पर आई कैसे हो। मैं चल करो ट्रेन से। और इतनी सारी बातें करने के बाद उन दोनों को बस एक ही बात पता चलती है कि मैरी की माँ गाना गाती है। काजुकी कहता है कि हमें इसकी मॉम को ढूंढने के लिए कोतारो की हेल्प लेनी होगी। एक काम करो रे तुम मैरी का ध्यान रखने के लिए घर पर रुक जाना। पर रे मना कर देता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी मैरी ऊपर चढ़ जाती है और कॉफी के साथ खुद भी नीचे गिर जाती है। अगली सीन में काजुकी मैरी की ड्रेस को चेंज कर देता है। एक काम करो तुम एंजॉय करो हम जरा बाहर जा रहे हैं तो टेंशन मत लेना। और इसके बाद ये दोनों मैरी को छोड़कर कोतारो के पास पहुंच जाते हैं और उसे इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि वो अपने पिछले टारगेट की गर्लफ्रेंड के बारे में पता करे ताकि वो मैरी की मॉम के बारे में पता कर सके। पर कोतारो उन दोनों से काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उन्होंने क्रिसमस वाला मिशन काफी बुरे तरीके से अंजाम दिया था। लेकिन इसके बाद भी वो इन दोनों को अगला मिशन दे देता है। और जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो एक अजीब सा आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वो कोतारो से किसी मिशन के बारे में पता करता है। और जब काजुकी और रे दोबारा से घर में आते हैं वो ये देखते हैं कि पूरा का पूरा घर तबाह हो चुका है, यानी कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, यहाँ तक कि सोफा भी उल्टा पड़ा है। और तभी रे अपना वेपन निकालकर तैयार हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई घुसपैठिया घुस गया है। और जब वो दोनों चेक करते हैं उन्हें ये पता चलता है कि मैरी ने अकेले ही छुपन छुपाई खेलकर घर का ये हाल किया है। और जैसी वो इन दोनों की आवाज सुनती है तो वो बाहर आ जाती है, लेकिन अब भी वो खेलने के मूड में होती है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी अपने अगले टारगेट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और ये बंदा एक ड्रग डीलर है जो कि बड़े से मेंशन में हाई सिक्योरिटी के साथ रहता है। और तभी काजुकी रे से पता करता है क्या तुम्हें पता है कि अंदर कैसे जा सकते हैं। रे कहता है इसमें सोचना क्या है, सीधा अंदर घुसो, सबको टपकाओ और इस बंदे को भी मार दो। अबे ओए कैसी बातें कर रहा है। और तभी मैरी वहाँ पर भागते हुए आती है और काजुकी से कहती है कि तुम्हें ढंग का खाना बनाना नहीं आता। और ये बोलकर वो दोबारा से भाग जाती है। जिसके बाद काजुकी उसे ढूंढना शुरू कर देता है और जब वो उसे मिल जाती है तो वो काजुकी को देखकर दोबारा भाग जाती है। और तभी अचानक उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो अपने टारगेट के घर में घुसने का प्लान डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। पर मैरी को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि काजुकी उसके साथ अब नहीं खेल रहा होता। और फिर अगले सीन में ये दोनों अपने मिशन पर जाने के लिए अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि मैरी का आखिरकार क्या करना है। जिसके बाद ये दोनों मैरी को स्नैक्स का लालच देते हैं और मैरी इतने सारे स्नैक्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जब इन दोनों को ये लगता है कि ये ट्रिक काम कर रही है तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, पर मैरी भी इनके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। पर काजुकी फटाक से दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद मैरी चिल्लाने लगती है। और इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मैरी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। और इन दोनों का प्लान ये होता है कि रे बैकयार्ड में रुकने वाला है और काजुकी अंदर जाकर अपने टारगेट को बाहर लेकर आएगा। पर जैसी काजुकी मेंशन के अंदर घुसने वाला होता है तभी मैरी ट्रक का हॉर्न बजा देती है और ये कहती है मुझे सुसु जाना है। अरे जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक कंट्रोल करो। और फिर देखते देखते काजुकी सिक्योरिटी रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक गार्ड को बिजली का झटका दे देता है और सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को शट डाउन कर देता है। और साथ ही में वो पूरे के पूरे मेंशन में बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देता है। पर तभी मैरी अचानक से डोरबेल बजा देती है और एक बंदे से पूछती है क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। जिसके बाद ये बंदा उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। पर अंदर आते ही मैरी काजुकी को देख लेती है और ये कहती है अरे पापा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और सबका ध्यान काजुकी की तरफ होता है।
और ये कहते ही मैरी यहाँ से भागने लगती है और काजुकी उसका पीछा कर रहा होता है। और ये सारे के सारे बंदे काजुकी का, जिनसे बचने के लिए काजुकी सारे के सारे बटन प्रेस करना शुरू कर देता है और बॉम्ब्स फटने लगते हैं। और मैरी का पीछा करते हुए काजुकी टारगेट के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स उनको घेर लेते हैं। और अब काजुकी को ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, पर तभी सारे के सारे बंदे एक एक करके नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रे पीछे से उन्हें बैकफायर दे रहा होता है। और यहाँ पर काजुकी मैरी को बचा रहा होता है और रे भी अपनी गन की स्किल से सबको एक एक करके टपका रहा होता है। और जब सिचुएशन हाथ से निकल रही होती है, तभी काजुकी मैरी और रे को लेकर एक साथ भागता है, पर यहाँ पर रे अब भी बंदूकें चला रहा होता है। जिसके बाद ये सारे स्पीड बोट के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, पर काजुकी मैरी को काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और इसके बाद काजुकी के फोन पर कोतारो का कॉल आता है, जो कि उसे इस मिशन से फायर कर देता है, पर वो उस लड़की के बारे में बताता है जो कि शायद लास्ट टारगेट की गर्लफ्रेंड हो सकती है। और ये सुनने के बाद वो दोनों चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद मैरी की माँ हो सकती है। और इसी बीच हम ये देखते हैं कि ओजिनो बॉस और उसके गार्ड्स को मारने में सफल हो जाता है और बॉस यहाँ पर रो रहा होता है, अबे भाई छोड़ दे मुझे। तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं? जल्दी कहो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। और ये सुनने के बाद ओजिनो उसे गोली से उड़ा देता है। और अगली सीन में हम एक कुत्ते और एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जो कि ये कह रहा होता है कि पापा रुको, तुम मुझे पापा मत बुलाओ। और इसके बाद हम रे को देखते हैं, जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है। और मैरी उसे उठाने के लिए आती है, पर वो नहीं उठता, तो मैरी उसके पेट पर कूद जाती है। और इसके बाद ये सारे आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मैरी को ये खाना काफी पसंद आता है। और जब काजुकी रे से बात कर रहा होता है, तो मैरी उसकी गोद में चढ़ जाती है और काजुकी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और उसे इतना ज्यादा खुश देखकर रे उससे पूछता है, क्या तुम सच में इसे वापस करना चाहते हो? काजुकी कहता है कि हमारी लाइफ काफी मुश्किल है और हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर कोई दिक्कत आए। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी कोतारो से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे मैरी की मॉम का एड्रेस देता है। और फिर हम मैरी को देखते हैं, जो कि पार्क में खेल रही होती है और मिट्टी के छोटे छोटे गोले बना रही होती है। और यहाँ पर काजुकी और रे अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि काजुकी ने आज तक अपने मॉम डैड को नहीं देखा और रे के पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और तभी मैरी उनके पास आ जाती है और ये कहती है कि पापा ये लो डम्पलिंग्स, इन्हें खाओ। अरे तुम मुझे सबके सामने डैड मत बुलाओ। लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता और मैरी सामने एक बंदे को देखती है, जो कि कुछ बेच रहा होता है। और उसे देखकर मैरी उसके पास भाग जाती है और रे उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है। और मैरी सभी के लिए कुछ खाने के लिए लाती है। और ये देखकर काजुकी की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद वो ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। और जब मैरी प्लेग्राउंड में अकेली खेल रही होती है, तो वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैरी यहाँ पर अकेली है। अरे तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो? और मैरी रे की तरफ इशारा कर देती है, पर रे मना करता है कि वो उसका डैड नहीं है। पर तभी अचानक काजुकी वहाँ पर आ जाता है और ये बोलता है कि मैं इसका डैड हूँ। पर मैरी यहाँ पर उसे अपना डैड मानने से मना कर देती है, क्योंकि काजुकी ने ही उसे ऐसा कहा था। जिसके बाद वो मैरी को अपनी गोद में उठा लेता है और ऑफिसर को कन्विंस करता है कि वो ही उसका पापा है। और वो मैरी को लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर काजुकी मैरी को डराने की कोशिश करता है, पर वो हंसने लगती है। और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं, तो मैरी रे के कमरे में जाती है, पर रे अपने कमरे में नहीं होता। जिसके बाद मैरी उसके वॉशरूम जाती है, तो रे बाथटब में सो रहा होता है, ताकि वो किसी भी अचानक हुए हमले के लिए तैयार रहे। और मैरी भी उसके साथ सोने की जिद करने लगती है और वो भी टब में कूद जाती है। और वो रे को हंसाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर इस बंदे के मुंह पर एक बार भी स्माइल नहीं आती। और अगले दिन ये दोनों ही मैरी को लेकर उसकी मॉम के पास जाने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। और जब ये सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो काजुकी उसकी माँ को ढूंढने के लिए आगे जा रहा होता है और रे और मैरी गाड़ी के अंदर ही रुक जाते हैं। और काजुकी ये नोटिस करता है कि मैरी की माँ बार में गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे वो अंदर जाता है, तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे से लात मारता है और साथ ही में अपनी गर्लफ्रेंड की भी एक जोरदार थप्पड़ मारता है। पर तभी काजुकी उसे नीचे गिरा देता है, जिससे ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आकर काजुकी के साथ भिड़ना शुरू हो जाता है। जिसके बाद ये बंदा एक टूटी हुई बाटली उठा लेता है और काजुकी पर अटैक करता है और उसके मुंह पर एक छोटा सा कट लगा देता है। और ये देखने के बाद काजुकी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है, जिससे उसकी नाक में से खून निकलता है और वो बंदा यहाँ से भाग जाता है। और फिर अगली सीन में हम मैरी को देखते हैं, जो कि पार्क के अंदर खेल रही होती है और अपने साथ साथ वो रे को भी लगा कर रखती है। मैरी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और वो रे को सीसॉ पर खेलने के लिए भी जिद करती है। और रे बेचारा चुपचाप वो सारा कुछ करता है, जो कि मैरी उसे करने के लिए कहती है। और इसके बाद ये दोनों आराम से बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर रे उससे ये पूछता है कि तुम काजुकी को डैड क्यों बुलाती हो? वो ये कहती है कि डैड वो होते हैं जो कि हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। और ये सुनने के बाद रे अपने डैड के बारे में सोचता है, जो कि उसे कहा करते थे कि तुम इतने कमजोर क्यों हो, माँ
मारो या फिर मर जाओ। जिसके बाद रे अपने डैड से बात करने की काफी कोशिश करता है, पर उसके डैड ये बोलते हैं कि मुझे डैड मत बुलाओ, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और जब रे दोबारा से रियलिटी में आता है तो उसे ये पता चलता है कि मैरी यहाँ से भाग चुकी है। और इसके बाद काजुकी मैरी की माँ को ये बताता है कि उन्होंने मैरी को ढूंढ लिया है, लेकिन अब वो उसे वापस करना चाहते हैं। लेकिन मैं उसे वापस लेना नहीं चाहती, उस लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी है। पर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, आखिरकार तुम उसकी माँ हो। और ये सुनने के बाद उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगती है और ये कहती है, जब उसके बाप ने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? तुम भी इसके बाप की तरह ही गैर जिम्मेदारी वाली बातें कर रही हो। आखिरकार ये तुम्हारी बच्ची है, तुमने कभी भी अकेले एक बच्ची को नहीं पाला है, तो तुम मेरी बातें नहीं समझ सकते। इस बच्चे को संभालने के चक्कर में मेरा पूरा करियर खराब हो गया। और ये बोलने के बाद वो सारी की सारी बॉटल्स को नीचे गिरा देती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद काजुकी वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि एक माँ अपनी बेटी से इतनी नफरत कैसे कर सकती है। और फिर अगली सीन में हम रे को देखते हैं जो कि मैरी को ढूंढ रहा होता है, पर मैरी यहाँ पर दो ऑफिसर से बात कर रही होती है जिन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्ची खो गई है। चलो बच्ची हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और रे दूर से खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि काश ये पुलिस ऑफिसर्स उसको लेकर चले जाएं। और मैरी जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि पापा मुझे बचा लो। और ये सुनने